नमस्ते सभी को। स्वागत है मेरे चैनल संजू एकेडमी में। आज फिर हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ब्रिक्स की मेजबानी की थी। ऑप्शन दिए है 2012 में, 2015 में, 2016 में या ए और बी दोनों में, अर्थात 2012 और 2016 में। तो जो भारत ने ब्रिक्स की मेजबानी कब की थी, यह 2012 और 2016 दोनों में की थी। इसलिए आंसर क्या रहेगा, ए और बी दोनों। डी आंसर रहेगा, डी, ए और बी दोनों। दिल्ली में ये जो 2012 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2012 का, यह आठवां नहीं, चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। इसका आयोजन 29 मार्च 2012 को न्यू दिल्ली में किया गया था और 2016 का जो आयोजन है वह गोवा राज्य में किया गया था। कब किया गया था? गोवा राज्य में यह किया गया था 15-16 अक्टूबर 2016 को किया गया था। ठीक। और 12वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था वह 17 नवंबर 2020 को हुआ था। रूस में, मेजबानी रूस ने की थी। महामारी के चलते हुए वर्चुअल यह सम्मेलन कैसा हुआ था? वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। 12वें नंबर का। और अभी 12वें नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इसके अलावा जो आने वाला है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी भारत करेगा। यह होने वाला है 2021 में। इसकी मेज़बानी भारत करने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। और 2009 में जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इसे ब्रिक्स ना कह के ब्रिक कहा जाता था। BRIC ब्रिक कहा जाता था 2009 में। और जब 2010 में साउथ अफ्रीका को इस में मिला दिया गया तब से इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई, चीन में। शंघाई जो कि चीन की आर्थिक राजधानी है। चीन की कौन सी राजधानी है? आर्थिक राजधानी है। इसका ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गुजरात में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का क्षेत्रफल कितना है? दुनिया में क्वेश्चन है, गुजरात में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन दिया है 13 एकड़, 63 एकड़, 62 एकड़, 65 एकड़ या 66 एकड़। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात में जो बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम है उसका क्षेत्रफल है 63 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 1,10,000 लोगों को एक साथ बैठाने की व्यवस्था की गई है। 1,10,000। और इसके पहले कौन सा हुआ करता था दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम? इससे पहले हुआ करता था मेलबर्न, अफ्रीका का स्टेडियम हुआ करता था दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसकी क्षमता थी लोगों को 1,04,000 लोगों को बैठाने की व्यवस्था उसमें थी। उसके बाद जब ये गुजरात का स्टेडियम बन गया, इस स्टेडियम बनने के बाद में यह दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। इसका नाम जब इसका स्थापना हुई थी या इसकी आधारशिला रखी गई थी तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम रखा गया था सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम रखा गया था। इसका सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी 21 फरवरी
नहीं डेट नहीं, फरवरी 2021 में इसका उद्घाटन किया गया है भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा फरवरी 2021 में। तब अमित शाह के द्वारा इसके नाम की घोषणा की गई है, नया नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसे नया नाम दिया गया है। ये कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और कितने क्षेत्रफल में है? 63 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम की आधारशिला कब रखी गई थी? क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम की आधारशिला कब रखी गई थी? जनवरी 2018 में, मई 2018 में, जनवरी 2017 में या मई 2017 में? तो इस जो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम जो कि गुजरात में है और वर्तमान में नाम क्या है इसका? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसकी आधारशिला 16 जनवरी 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और यह जनवरी 2020 में बनकर तैयार हो चुका है। और यह जो स्टेडियम है, यह सबसे पहले यह स्टेडियम 1982 में यह बना था, मोटेरा स्टेडियम, जिसका पुनरुद्धार करके दोबारा इस स्टेडियम को बनाया गया है और वर्तमान में इसका नाम रखा गया है, उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और इस स्टेडियम की खासियत क्या है या विशेषता क्या है? इस स्टेडियम की यह खासियत है कि हेलोजन की जगह पहली बार एलईडी लाइट लगाई गई है। इस स्टेडियम में क्या है? हेलोजन लाइट की जगह पहली बार एलईडी लाइट लगाई गई है। इससे बिजली की खपत जो है कम होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गहीर माथा समुद्री अभयारण्य कहाँ पर है? क्वेश्चन क्या है हमारा, गहीर माथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या गोवा में। तो जो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है वह उड़ीसा में है। और यह अभयारण्य जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इस अभयारण्य में विश्व की समुद्री कछुओं की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। विश्व के समुद्री कछुओं की प्रजातियां पाई जाती है। यह अभयारण्य जो है स्पेशली ऑलिव रिडेल कछुए के लिए प्रसिद्ध है। कौन से कछुए के लिए? ऑलिव रिडेल नामक कछुए के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो हर साल दिसंबर और अप्रैल के महीने के बीच यहाँ आधे मिलियन से अधिक कछुए जो है एक साथ इकट्ठा होते हैं। कछुए का नाम क्या है? ऑलिव रिडेल नामक कछुए के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? यह भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा का, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, उस राष्ट्रीय उद्यान में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ब्लैक नेक्ड क्रेन के मुख्य प्रजनन स्थल कौन से है? क्वेश्चन है, ब्लैक नेक्ड क्रेन के प्रमुख प्रजनन स्थल कौन से है? ऑप्शन है तिब्बत का पठार, पूर्वी लद्दाख भारत, सिचुआन चीन या सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ब्लैक नेक्ड क्रेन के प्रमुख प्रजनन स्थल सभी है, या तिब्बत के पठार भी होगा, सियाचिन चीन भी रहेगा, पूर्वी लद्दाख भारत भी रहेगा, और इसके साथ में भारत का अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र भी इसके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जान लेते हैं कि जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है वह दरअसल है क्या चीज़। ब्लैक नेक्ड क्रेन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है काली गर्दन वाले सारस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काली गर्दन वाले जो सारस होते हैं उसे ब्लैक नेक्ड क्रेन कहा जाता है, जिसे दूसरी भाषा में ट्रंग ट्रंग कार्मो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रंग ट्रंग कार्मो भी कहा जाता है। इन पक्षियों को जो काली गर्दन वाले जो सारस है उनको
दलाई लामा के जो एक अवतार थे त्संग यान गयात्सो, क्या नाम था? त्संग यान गयात्सो दलाई लामा के एक अवतार थे के रूप में मोनपास के समुदाय मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख संस्कृति वाला बौद्ध समूह है ये मोनपास जिसे कहा जाता है। उनके द्वारा परम पूजनीय माना जाता है। किसे परम पूजनीय माना जाता है? यह माना जाता है ब्लैक नेक क्रेन को परम पूजनीय माना जाता है। लेकिन आसपास की जो जल विद्युत परियोजना है उसके कारण पक्षी जो है संकट की स्थिति में है। ठीक है, इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उसे अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर का हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, त्संग यांग गयात्सो कौन से नंबर के दलाई लामा है? क्वेश्चन है त्संग यान गयात्सो कौन से नंबर के दलाई लामा है? 6वें, 4थे, 5वें या 3रे नंबर के? तो यह जो है त्संग यान गयात्सो जो है 6वें नंबर के दलाई लामा है। इनका जन्म भारत में हुआ था। भारत के तमिलनाडु में 1683 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वह चीन में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी और यह इनका जन्म भारत के तमिलनाडु में हुआ था। इनकी किताबें भी है, इन्होंने किताबें भी लिखी थी। इनकी एक किताब का नाम है सॉन्ग्स ऑफ लव और पोएम ऑफ सैडनेस। 2 किताबें हैं इनकी। एक किताब का नाम है सॉन्ग्स ऑफ लव और दूसरा नाम है पोएम्स ऑफ सैडनेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है? तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, ए और बी दोनों में या पुदुचेरी में? तो अभी तक मतलब कि 2021 तक आज तक कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। यह तेलंगाना और छत्तीसगढ़ दोनों में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। या उस स्थिति में जब किसी राज्य की विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाता है तब भी राष्ट्रपति शासन लगाने का कई पावर दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन को परिभाषित किया गया है? अभी हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले क्वेश्चन में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को किसमें परिभाषित है? अनुच्छेद 356 में है। और अनुच्छेद 357 क्या है? अनुच्छेद 357 जो है वह अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणाओं के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग किसमें है? अनुच्छेद 357 में है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? अनुच्छेद 350 में
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग किए जाने वाली भाषा कौन सी होगी? प्राथमिक स्तर की भाषा होगी। मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी समस्या के निवारण के लिए आवेदन देता है तो वह किस भाषा में देने का प्रावधान है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? यह अधिकार देता है अनुच्छेद 350 की व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग किए जाने वाली भाषा कौन सी होगी? प्राथमिक स्तर की भाषा होगी। और अनुच्छेद 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह प्रावधान संविधान संशोधन 120 के तहत हटा दिया गया है। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई है? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या है? ए, पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी गई है। पुदुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी वह गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। किसके इस्तीफे के बाद? पुदुचेरी के सीएम कौन थे? वी नारायण स्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद वहाँ पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पुदुचेरी क्या है? यह है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की पहली अंडर वाटर टनल कहाँ शुरू की जा रही है? क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली अंडर वाटर टनल कहाँ शुरू की जा रही? ऑप्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका, भारत की जो पहली अंडर वाटर टनल है वह कहाँ शुरू की जा रही? कोलकाता में की जा रही है। कोलकाता में कहाँ? हुगली नदी के नीचे। कहाँ की जा रही? हुगली नदी के नीचे। और यह जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन, यह हावड़ा स्टेशन से महाकरण मेट्रो स्टेशन के बीच में चलेगी। कहाँ से कहाँ चलेगी? हावड़ा स्टेशन से लेके महाकरण मेट्रो स्टेशन तक चलेगी। और इसके पहले देश में सबसे पहले कोलकाता में ही 1984 में मेट्रो चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? देश में सबसे पहले कोलकाता में ही 1984 में मेट्रो चलाई गई थी। और यह जो है, यह मेट्रो किस प्रकार की थी? यह थी भूमिगत थी। यह मेट्रो किस प्रकार की थी? भूमिगत। पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन 1984 में भारत की कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में। और अब भारत की पहली अंडर वाटर टनल जो है वह भी कहाँ शुरू की जा रही है? यह भी कोलकाता में हुगली नदी के नीचे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला अरब प्रायद्वीप का पहला देश बन गया है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा देश डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला अरब प्रायद्वीप का पहला देश बन गया? ओमान, बांग्लादेश, यमन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ओमान जो है यह ऐसा करने वाला पहला अरब प्रायद्वीपीय देश बन गया है। और यह एक डाइक्लोफेनाक जो है वह क्या है? डाइक्लोफेनाक जो है यह गैर विरोधी भड़काऊ दवा है जिसका उपयोग गाउट जैसे दर्द और सूजन संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसका प्रबंधन भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है?
किसका प्रबंधन भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम या इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम। तो डी सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम जो है, इन सब का प्रबंधन जो है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सभी। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? यह न्यू दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यह किस प्रकार का स्टेडियम है? यह बहुउद्देशीय स्टेडियम है। इसमें सभी प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। साथ में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है, यह भी न्यू दिल्ली में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी एरिना स्टेडियम जो है, यह भी न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कर्नाटक का राज्य वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्नाटक का राज्य वृक्ष कौन सा है? चंदन, नीम, अंजीर या हालोंग। तो कर्नाटक का राज्य वृक्ष जो है वह क्या है? चंदन है। और राजकीय फूल है कमल। कर्नाटक का राज्य वृक्ष कौन सा है? यह है चंदन। इसके साथ में केरल का राज्य वृक्ष अगर से पूछ लिया तो केरल का राज्य वृक्ष क्या है? केरल का है नारियल है। और कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का चंदन है। और हमारे मध्य प्रदेश का सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, 25 फरवरी को, 26 फरवरी को या 27 फरवरी को? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। और 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 27 फरवरी को महर्षि दयानंद स्वामी जी की जयंती मनाई जाती है। महर्षि दयानंद स्वामी जी की जयंती 27 फरवरी को मनाई जाती है। और 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिल्वर एंटीमोनी टेलुराइड किससे बना है? क्वेश्चन क्या है? सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड किससे बना है? चांदी से, टेलुरियम से, तांबा से या सभी से? तो यह बना है सभी को मिलाकर, चांदी, टेलुरियम और तांबा, इन सब से मिलकर बना है सिल्वर एंटीमोनी टेलुराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नासा के द्वारा परसेवरेंस रोवर कब लॉन्च किया गया? क्वेश्चन क्या है? नासा के द्वारा परसेवरेंस रोवर कब लॉन्च किया गया? 30 जुलाई 2020 को, 30 जून 2020 को, 31 जुलाई 2020 को या 29 जून 2020 को? तो इसका आंसर क्या है? नासा के द्वारा परसेवरेंस रोवर जो है, इसकी लॉन्चिंग की गई थी 30 जुलाई 2020 को। यह जो है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी 2021 को अपने मार्स परसीवरेंस रोवर को जेजरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया है। इसके साथ मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया अमेरिका जो है। इसके साथ में मतलब कि जो परसेवरेंस रोवर जो है यह भेजा कब गया था? 30 जुलाई 2020 को। और इसे सफलतापूर्वक जो है लैंड कब करवाया गया? 18 फरवरी 2021 को इसे लैंड करवा दिया गया है। इसके साथ में ही मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा बार रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस रोवर को भेजने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्राचीन जीवन का पता लगाना, मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन का पता लगाना
और मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना इस रोवर भेजने का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत और इथोपिया ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर कब किए? क्वेश्चन है, भारत और इथोपिया ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर कब किए? 20 फरवरी 2021 को, 22 फरवरी 2021 को, 21 फरवरी 2021 को या 23 फरवरी 2021 को। तो भारत और इथोपिया जो है इनने हस्ताक्षर किए है 20 फरवरी 2021 को 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते कौन कौन से हैं? 2 समझौते वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में। दोनों समझौते कौन से? एक समझौता है वीज़ा सुविधा और दूसरा है चमड़ा प्रौद्योगिकी के ऊपर। ठीक है, कब किया यह कब किया है? यह किया है 20 फरवरी 2021 को। 16 फरवरी को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर इथोपिया के उप पीएम मतलब उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों एक ही है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, इनका नाम है डेमेक मेकोनेन हसेन। क्या नाम है इनका? डेमेक मेकोनेन हसेन। और भारत के जो विदेश मंत्री है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन दोनों ने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, और कब किए हैं? 20 फरवरी 2021 को। समझौते कौन कौन से थे? एक वीज़ा सुविधा थी और चमड़ा प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीय चरण का गहन मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया? क्वेश्चन है, द्वितीय चरण का गहन मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया? 22 फरवरी 2021, 22 अप्रैल 2021, 22 मार्च 2021 या 22 मई 2021। कब किया जाएगा? तो इसका जो है कब किया गया? 22 मार्च 2021 को द्वितीय चरण का गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है। तो पहला कब किया गया? पहला किया गया था 22 फरवरी 2021 को फर्स्ट किया गया था, और दूसरा किया गया 22 मार्च 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0, कौन सा? गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना शुरू की गई है। और हमारे भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सबसे पहले कब हुआ था? हमारे भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 1978 में की है। किसके द्वारा की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है 1978 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। पतंजलि टीम ने दावा किया कि उनकी दवा कोविड-19 को कितने दिनों में ठीक कर सकती है? क्वेश्चन है, पतंजलि टीम ने दावा किया कि उनकी दवा कोविड-19 को कितने दिनों में ठीक कर सकती है? 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 30 दिन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 7 दिन। इन्होंने दावा किया कि 7 दिन में वह कोविड-19 के मरीजों को ठीक कर सकती है, कोरोना को ठीक कर सकती है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है हमारा? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा 950 से 1050 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और
यह जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को के द्वारा इसे 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 2 और स्थल है जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक किया गया 1989 में, जो कि है सांची का स्तूप, रायसेन जिले में स्थित है, बौद्ध तीर्थ स्थल है यह। इसे कब किया गया था? 1989। सांची के स्तूप को रायसेन जिले में अवस्थित है और यह एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। और एक और कौन सा है? एक है जो 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, जिसका नाम है भीमबेटका की गुफाएं। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? यह भी रायसेन जिले में है और यह पुरापाषाण कालीन गुफाएं है। कौन सी? पुरापाषाण कालीन गुफाएं है। इसको 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 3 स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।